फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिंग नर्सिंग, उसके अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। अपन एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट सिलेबस का जो आपके वन शॉट के अंदर अपन पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते रहिए बच्चों। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे वुंड हीलिंग क्या होती है बच्चों। तो देखते हैं वुंड हीलिंग क्या होती है। वुंड हीलिंग और वुंड रिपेयर इज द बॉडीज नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन। वुंड हीलिंग के अंदर क्या है, जो भी बॉडी के नेचुरल फंक्शन होते हैं उसके अंदर जो भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो रिस्टोर होते हैं आफ्टर द सर्जरी। यानी कि कोई भी इंजरी, आफ्टर इंजरी कोई भी आपके बॉडी के अंदर जैसे इंजरी हुई तो उसके टाइम जो वुंड हीलिंग होगी, यानी कि जब वुंड यानी कि घाव जो भरेगा तो उसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे नॉर्मल फंक्शन वो रिस्टोर होंगे। इसको ही अपन बोलेंगे वुंड रिपेयर या वुंड हीलिंग। स्टेज की बात कर लेते हैं अपन। स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग में कितनी स्टेज होती है वुंड के भरने के टाइम में, कौन कौन सी स्टेज होती है। वुंड हीलिंग शुड इन्वॉल्व 4 कंटिन्यूस एंड ओवरलैपिंग फेज। वुंड हीलिंग के अंदर जो है 4 कंटिन्यूस एंड ओवरलैपिंग फेज होती है। फर्स्ट नंबर पे हीमोस्टेसिस फेज, सेकंड नंबर पे इन्फ्लामेटरी फेज, थर्ड नंबर पे प्रोलिफरेटिव फेज, फोर्थ नंबर पे मैचुरेशन फेज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लाजिया क्या होता है। हाइपरट्रोफी इज द प्रोसेस इन विच सेल साइज एंड सेल मास इंक्रीज। हाइपरट्रोफी के अंदर जो सेल की साइज है वो इंक्रीज होती है और जो सेल का मास है वो भी आपकी इंक्रीज होता है। वाइल इन द हाइपरप्लेजिया नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कंपेयर नॉर्मल सेल्स। लेकिन हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या है, जो सेल के नंबर है वो आपके इंक्रीज होते हैं लेकिन सेल का मास इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन। देख, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, ये भी आपके टॉपिक है तो आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में कि केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट एक्सप्लेन कीजिए। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर इंक्लूड करते हैं नर्सिंग फंक्शंस इन 3 फेज। यानी कि जो पेरी ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है उसके अंदर नर्सिंग फंक्शंस को अपन 3 फेज के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों। केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट में सबसे पहले अपन बात करेंगे प्री ऑपरेटिव केयर के बारे में कि प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है। तो इसके अंदर द पेशेंट केयर बिगिन विद द डिसीजन फॉर द सर्जिकल थेरेपी। प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या होती है, जो पेशेंट की केयर है वो स्टार्ट होती है जब वो डिसीजन लेता है किसके लिए, सर्जिकल थेरेपी के लिए, यानी कि कोई भी सर्जरी के लिए। ठीक है। एंड व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू द ऑपरेशन टेबल। और ये ख़त्म कब होती है, जब पेशेंट जो है वो ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, ऑपरेशन टेबल पर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ठीक है बच्चों। सेकेंड बात करते हैं अपन इंट्रा ऑपरेटिव फेज क्या होती है। दिस फेज बिगिंस व्हेन द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन द ऑपरेशन टेबल एंड व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू द रिकवरी रूम आफ्टर ऑपरेशन। जो इंट्रा ऑपरेटिव केयर होती है, इंट्रा का मतलब यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर, अंदर, यानी कि इंट्रा का मतलब होता है अंदर। तो इसके अंदर जो पेशेंट वो प्लेस होता है कहाँ पर, ऑपरेशन की टेबल पर। और ये ख़त्म कब होती है, जब पेशेंट जो है रिकवरी रूम में ट्रांसफ़र होता है आफ्टर द ऑपरेशन। ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है। दिस फेज स्टार्ट व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू द रिकवरी रूम। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है ये है इंटर ऑपरेटिव फेज के बाद आती है। इसके अंदर जो है पेशेंट जो है वो रिकवरी रूम में ट्रांसफ़र हो जाता है। और एंड कब होती है, फ्रॉम द ओटी से। एंड कब होती है, जब पेशेंट जो है डिस्चार्ज होता है कहाँ से, हॉस्पिटल से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या क्या अपन नर्स का रोल होता है, इसके अंदर क्या क्या अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे जनरल असेसमेंट एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर पे है असेसमेंट ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो भी पेशेंट की बॉडी है उसका जो भी रेस्ट है, बॉडी के जो भी वाइटल साइन है और न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अपन इसके अंदर असेस करते हैं। सेकंड है कंसिस्टेंट ऑफ पेशेंट एंड हिज और हर रिलेटिव्स बाय टेलिंग दिस टाइप ऑफ सर्जरी। यानी कि जो भी पेशेंट की सर्जरी है उसके बारे में उसके रिलेटिव्स को अपन को बताना है। एंड इट्स बेनिफिट एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड सर्जरी। और जो भी उसके बेनिफिट्स है सर्जरी के और क्या क्या इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं रिलेटेड टू सर्जरी, वो सारे अपन को एक्सप्लेन करने हैं किसको, पेशेंट एंड रिलेटिव्स को। असेस द वाइटल साइन एंड फिजिकल स्टेटस। जो भी वाइटल साइन होते हैं टीपीआर वीपी और फिजिकल स्टेटस है वो सारे अपन को असेस करना है पेशेंट के। उसके बाद असेसमेंट ऑफ पेशेंट साइकोलॉजिकल स्टेटस, यानी कि जो भी स्ट्रेस वगैरह चीज़ें होती है, स्ट्रेस टेंशन कोई भी अगर पेशेंट को है वो सारी असेसमेंट करनी है अपन को। ठीक है। ये सारी आपकी बात हो गई प्री ऑपरेटिव केयर की। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर अपन को ऑल इक्विपमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, यानी कि जो नर्स होती है उसका क्या रोल होता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर। जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जरी के टाइम में सर्जन को उसकी नीड होती है वो सारे इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, यानी कि उनकी नीड होती है। ऑल स्टेराइल इक्विपमेंट शुड बी अरेंज ऑन सर्जिकल ट्रॉली। इंस्टा ऑपरेटिव केयर के अंदर जो भी स्टेराइल इक्विपमेंट होते हैं वो सारे सर्जिकल ट्रॉली पर अरेंज होने चाहिए। उसके बाद
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट बाय आस्किंग द पेशेंट नेम और रिस्ट बैंड ऑल रिकॉर्ड्स, यानी कि पेशेंट इंट्रा ऑपरेटिव केयर, पेशेंट के जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर आया तो पेशेंट का आइडेंटिफाई करना है अपन को उसका नाम पूछकर, और जो भी उसके रिस्ट बैंड है यानी कि जो रिस्ट पर उसके बैंड लगा हुआ वहाँ पे उसका नेम चेक करना है कि वही पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है, कोई अलग है, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर करना है अपन को टीआरपी बीपी। उसके बाद थ्रू आउट ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन से पहले अपन को जो भी वाइटल साइन है वो सारे मॉनिटर करना है। मेंटेन करनी है सेम पोजीशन थ्रू आउट द सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो पोजीशन पेशेंट को रिक्वायरमेंट है वो सारी पोजीशन अपन को मेंटेन करनी है। उसके बाद पेशेंट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी, यानी कि कोई भी इंजरी ना हो इसलिए पेशेंट को अपन को सूटेबल पोजीशन देनी है जिससे इंजरी ना हो और प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को। उसके बाद मेंटेन करनी है स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि जो भी असेप्टिक टेक्निक्स होती है वो सारी अपन को मेंटेन करनी है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या क्या रोल है नर्स का, इसके अंदर जो है पेशेंट रिकवरी होता है किससे, एनेस्थीसिया, यानी कि इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर जो भी ऑपरेशन के अंदर एनेस्थीसिया दिया गया पेशेंट को उससे रिकवरी होता है किस कौन सी फेज के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर या पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या होता है, जो भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है उससे प्रिवेंट करते हैं अपन। प्रोवाइडिंग सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन सच ए सुपाइन पोजीशन, यानी कि जो सेफ पोजीशन है और कंफर्टेबल पोजीशन है जैसे सुपाइन पोजीशन वो अपन पेशेंट को देते हैं इसके अंदर। चेक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड मेंटेन द इनटेक आउटपुट चार्ट, यानी कि जो भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको चेक करते हैं और मेंटेन करते हैं इनटेक और आउटपुट चार्ट को। उसके बाद कवर द पेशेंट विद बेड शीट इन समर एंड विद ब्लैंकेट इन विंटर, यानी कि बेड शीट से कवर करते हैं पेशेंट को अगर आप समर के टाइम में, और विंटर के टाइम में अपन ब्लैंकेट देते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद रिक्रिएशन थेरेपी प्रोवाइड टू द पेशेंट सच एज ए टीवी प्लेइंग कार्ड न्यूज़पेपर, यानी कि रिक्रिएशन थेरेपी में अपन जो है पेशेंट के लिए जो भी कंफर्टेबल चीज़ें थिंग्स होती है जैसे टीवी प्ले कार्ड वो सारे अपन पेशेंट को देखने को देते हैं। उसके बाद एजुकेट करते हैं पेशेंट और फैमिली को किसके लिए, अबाउट टू द सर्जरी यानी अबाउट टू द मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने उसको बताई है पेशेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं कि एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया में अपन देखते हैं बच्चों, एनेस्थीसिया इज ए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन। एनेस्थीसिया के अंदर क्या है, जो भी कॉन्शियसनेस है पेशेंट की या कोई भी पर्सन है उसका कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, यानी कुछ भी उसको पता नहीं रहता है, और जो भी सेंसेशन है बॉडी के अंदर वो भी लॉस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इट कैन बी आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड फॉर ऑपरेशन, एनेस्थीसिया अपन जो है आर्टिफिशियल देते हैं किसके लिए, ऑपरेशन के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे जनरल एनेस्थीसिया होता है, सेकंड नंबर पे पार्शियल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर जो है होल बॉडी इज एनेस्थीसाइज, यानी कि जो होल बॉडी है पेशेंट की या कोई भी पर्सन वो सारी एनेस्थीसाइड हो जाती है, यानी कि क्या होता है उसके अंदर जो भी सेंसेशन है कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाता है। इट इज़ गिवन फॉर मेजर ऑपरेशन, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्यों दी जाती है, कौन से ऑपरेशन दी जाती है, यानी कि मेजर ऑपरेशंस, तो आपका आंसर मेजर ऑपरेशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, यानी जो भी पेन सेंसेशन होते हैं ऑपरेशन के टाइम पेशेंट को वो सारे लॉस हो जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ब्रेन जो अफेक्ट होता है, पेशेंट जो है अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी कि पेशेंट को कुछ भी पता नहीं रहता है, ठीक है बच्चों। जनरल एनेस्थीसिया कैन बी इंड्यूस्ड बाय, जनरल एनेस्थीसिया कैसे देते हैं अपन, फर्स्ट नंबर पे इंट्रावेनस रूट से भी देते हैं और दूसरा इनहेलेशन रूट के द्वारा भी देते हैं, ठीक है बच्चों। इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, इनहेलेशन इज गिवन बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब, ए ट्यूब इज पास्ड इनटू ट्रेकिया टू एडमिनिस्टर द गैसियस मिक्सचर। इनहेलेशन जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब से देते हैं अपन, इसके अंदर जो ट्यूब है वो ट्रेकिया के अंदर फिट करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं जो गैसियस मिक्सचर है एनेस्थीसिया का उसको। उसके बाद पार्शियल एनेस्थीसिया की बात करते हैं अपन, पार्शियल एनेस्थीसिया क्या होता है, पार्शियल एनेस्थीसिया इज गिवन फॉर माइनर ऑपरेशन, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि पार्शियल एनेस्थीसिया कौन सी ऑपरेशन दी जाती है, तो आपका आंसर है माइनर ऑपरेशंस, ठीक है। एनेस्थीसिया इज इंड्यूस्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ बॉडी, एनेस्थीसिया जो पार्शियल एनेस्थीसिया है नाम से ही पता लग रहा है पार्शियल, यानी कि उस पार्ट पे दिया जाएगा जहाँ पर अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि होल बॉडी में अपन एनेस्थीसाइज नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। वेयर ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, यानी कि जिस पार्ट का अपन को ऑपरेशन करना है उसी पार्ट पर एनेस्थीसाइज करेंगे, उसी पार्ट को अपन वहीं पर अपन एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है बच्चों। इसके अंदर पार्शियल एनेस्थीसिया का टाइप, फर्स्ट नंबर पे लोकल एनेस्थीसिया, सेकंड नंबर पे रीजनल एनेस्थीसिया, थर्ड नंबर पे स्पाइनल एनेस्थीसिया, फोर्थ नंबर पे टॉपिकल एनेस्थीसिया, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं अपन रोल ऑफ ओटी नर्स, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर की नर्स है उसका क्या रोल होता है। इसके अंदर देखते हैं अपन, नर्स प्ले मल्टीपल रोल्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेशन, नर्स जो है उसके मल्टीपल रोल प्ले करती है वो, जैसे बिफोर ऑपरेशन
ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन थिएटर नर्स हैव टू मेजर रोल्स। ऑपरेशन थिएटर नर्स के टू मेजर रोल्स होते हैं। दे कैन बी आइदर स्क्रब नर्स और सर्कुलेटरी नर्स। एक तो है स्क्रब नर्स के रूप में और सेकंड है सर्कुलेटरी नर्स के रूप में। ठीक है, सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पे आप। सर्कुलेटरी नर्स, इट इज़ ए क्लीन बट अनस्टाइल मेंबर ऑफ द सर्जिकल टीम। ये तो क्लीन तो होती है सर्कुलेटरी नर्स, लेकिन अनस्टाइल होती है, मेंबर होती है किसका, सर्जिकल टीम का। हु असिस्ट द स्कर्व सर्जिकल टीम टू कंडक्ट सर्जरी, जो असिस्ट करती है स्कर्व सर्जिकल टीम को सर्जरी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, स्कर्व नर्स क्या होती है, इट इज़ ए मेंबर ऑफ स्टेराइल सर्जिकल टीम हु हेल्प द सर्जन इन द सर्जरी। ये क्या होती है, स्टेराइल मेंबर है सर्जिकल टीम का, जो सर्जन की हेल्प करती है किसके अंदर, सर्जरी के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपन, शोक क्या होता है आपके। शोक नाम से पता लग रहा है, शोक अकर्स व्हेन द बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू डू नॉट रिसीव एन एडुकेट फ्लो ऑफ ब्लड। शोक के अंदर क्या होता है, जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन है, टिश्यूज है, उनको जो ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए वो एडुकेट नहीं मिल पाती है, उससे शोक देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, शोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी एंड कैन रिजल्ट इन सीरियस डैमेज और इवन डेथ। शोक जो है एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, इसके अंदर जो सीरियस डैमेज देखने को मिल सकता है और इवन डेथ भी देखने को मिल सकती है इस केस के अंदर। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं शोक का। शोक आर मेनली क्लासिफाइड एज, फर्स्ट नंबर पे हाइपोवोलेमिक शोक होता है, सेकंड नंबर पे कार्डियोजेनिक शोक और थर्ड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव शोक। डिस्ट्रीब्यूटिव शोक जो होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे एनाफाइलेटिक शोक, सेकंड नंबर पे न्यूरोजोनिक शोक और थर्ड नंबर पे सेप्टिक शोक। अब बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शोक। नाम से पता लग रहा है हाइपोवोलेमिक, यानी कि जो वॉल्यूम है आपका बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है वो उसका हाइपो यानी कि वो लो आ जाएगा आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से शोक की कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। हाइपोवोलेमिक शोक इज केज्ड बाय सीवियर ब्लड लॉस। वही बात मैंने जो बोली है, हाइपोवोलेमिक शोक किस कारण होता है, सीवियर ब्लड लॉस या और फ्लूइड लॉस कारण होती है। सच एज फ्रॉम ट्रोमेटिक बॉडीली इंजरी, यानी कि जो भी ट्रोमेटिक यानी कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसके कारण जो भी इंजरी हुई, उसके कारण जो भी ब्लड और फ्लूइड का लॉस हुआ, उसके कारण जो शोक देखने को मिलता है उसको अपन हाइपोवोलेमिक शोक बोलते हैं। विच मेक द हार्ट अनेबल टू पंप एनफ ब्लड टू द बॉडी। इसके कारण क्या होगा, जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, इससे पेशेंट जो वो हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर जाने के चांस रहेंगे। और सीवियर एनीमिया वेयर देर इज नॉट एन ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। और एनीमिया कंडीशन के अंदर भी हाइपोवोलेमिक शोक देख सकते हैं। एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो एनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, जिससे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर जाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड बात करते हैं अपन कार्डियोजेनिक शोक के बारे में। कार्डियोजेनिक शोक यानी कि हार्ट से रिलेटेड है, नाम से आपको पता लग रहा है। ठीक है, कार्डियोजेनिक शोक टेक प्लेस व्हेन द हार्ट हैज बीन डैमेज टू सो मच दैट इट इज अनेबल टू सप्लाई एनफ ब्लड टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कार्डियोजेनिक शोक के अंदर क्या है, जो हार्ट है वो डैमेज हो जाता है, इससे जो हार्ट का काम है पंप करना ऑर्गन्स को, यानी कि ब्लड पंप करना, वो पूरी तरह से पंप नहीं कर पाता है, इससे जो है ब्लड की सप्लाई अनेबल हो जाती है और ऑर्गन्स को, जिससे क्या है पेशेंट जो है वो कार्डियोजेनिक शोक के अंदर चला जाता है। ठीक है बच्चों, क्या क्या कारण हो सकते हैं कार्डियोजेनिक शोक के। मोस्ट कॉमन केस आर सीरियस हार्ट कंडीशन। सीरियस हार्ट कंडीशन में देखने को मिलता है, जैसे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर कार्डियोजेनिक शोक के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, थर्ड बात करते हैं अपन न्यूरोजेनिक शोक क्या होता है। न्यूरोजेनिक शोक यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नाम से पता लग रहा है। न्यूरोजेनिक शोक क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जानलेवा होती है, यानी कि केज्ड बाय इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, यानी कि इसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन है वो इरेगुलर हो जाता है। ट्रोमा और इंजरी टू द स्पाइंस कैन केज दिस डिस्ट्रप्शन, यानी कि जो स्पाइन अपनी स्पाइन उसके अंदर क्या है ट्रोमा और इंजरी के कारण न्यूरोजेनिक शोक के अंदर पेशेंट चला जाता है। ठीक है बच्चों, न्यूरोजेनिक शोक इज एक्सट्रीमली डेंजरस बिकॉज इट कैन केज योर ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप सडनली। न्यूरोजेनिक शोक ये डेंजरस है क्योंकि इसके अंदर जो अपना ब्लड प्रेशर एंड बीपी है वो तुरंत डिक्रीज हो जाती है, जिससे पेशेंट जो है न्यूरोजेनिक शोक के अंदर चला जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शोक क्या होता है। एनाफाइलेक्टिक शोक यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है इसके अंदर। एनाफाइलेटिक शोक अकर रैपिडली एंड इज लाइफ थ्रेटिंग। एनाफाइलेटिक शोक तुरंत होता है और ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटिंग होता है। एनाफाइलेटिक शोक जो है सिस्टमिक होता है। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, एनाफाइलेक्सिस केज द इम्यून सिस्टम रिलीज केमिकल्स दैट कैन केज ए पर्सन टू गो टू इनटू शोक। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जैसे ही होगी तो उसके अंदर क्या है, जो इम्यून सिस्टम है वो केमिकल्स रिलीज करेगा, जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करते हैं, पर्सन के जो
पर्सन्स के जो ये केमिकल्स रिलीज हुए जैसे ही, तो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या है, ट्रिगर होएगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी। हाइपर सेंसिटिविटी जैसे ही देखने को मिली तो पर्सन जो है एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर जो मेजर एंटीबॉडी होती है रेस्पॉन्सिबल, वो आपकी होती है आईजी। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन आपके बन सकता है कि एनाफाइलेक्सिस के लिए मेजर एंटीबॉडी कौन सी है, तो आप ध्यान रखना आईजी एंटीबॉडी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीओपीडी की। सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, नेम भी आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ लंग डिजीज दैट ब्लॉक द एयर फ्लो एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। इसके अंदर ये ग्रुप है लंग डिजीज का जो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है किसको, एयर फ्लो को, यानी कि जो भी नेजल या लंग्स के थ्रू एयर का फ्लो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। एंड मेक इट डिफिकल्ट, यानी कि इसको डिफिकल्ट बना देता है, जिससे जो है पर्सन को ब्रीथ यानी कि सांस लेने के अंदर दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, सेकंड बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर जो है फ्लूइड कैन एक्यूमुलेट अराउंड द लंग्स। ये आपकी शॉर्ट टर्म से जो आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है इफ्यूजन यानी कि कोई भी फ्लूइड है जो आपके एक्यूमुलेट हो रहा है, प्लूरल यानी कि लंग्स, यानी कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है किसके अंदर, अराउंड द लंग्स, लंग्स के चारों तरफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमोथोरक्स क्या होता है। थोरेक्स आपको पता लग रहा है, वही आपके थोरेक्स यानी कि लंग्स। व्हेन एयर लीक्स इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल, जब जो है एयर जो है वो लीक हो जाती है कहाँ से, लंग्स और चेस्ट वॉल से, तो आपके न्यूरोथोरक्स जैसी डिजीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उसके अंदर ये आपके ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, इसकी अपन बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज ए डिजीज केज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक डिजीज है जो एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसको अपन बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके बनता है बच्चों कि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। द बैक्टीरिया अटैक द लंग्स। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया जो अटैक करता है लंग्स के अंदर, बट दे कैन आल्सो डैमेज अदर पार्ट ऑफ बॉडी। लेकिन साथ ही साथ लंग्स के डैमेज, लंग्स पर अटैक करता है लेकिन इसके साथ ही बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है। ट्यूबरकुलोसिस इज ए पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज दैट मेनली अफेक्ट योर लंग्स। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शन डिजीज है, इन्फेक्शियस है यानी कि इन्फेक्शन होता है इसके अंदर जो अफेक्ट करती है मेनली अपने लंग्स को। ठीक है बच्चों, द बैक्टीरिया दैट केज द ट्यूबरकुलोसिस आर स्प्रेड फ्रॉम, द बैक्टीरिया दैट केज ट्यूबरकुलोसिस आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस के लिए जिम्मेदार, उस वो कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलता है, किसके थ्रू, टाइनी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, यानी कि जो भी सिक्रेशंस होते हैं नोज के थ्रू, जो भी सिक्रेशंस होते हैं टाइनी, यानी कि जो भी स्नीजिंग के टाइम, अपनी कफिंग के टाइम जो भी सिक्रेशंस होते हैं उनके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स होती है वो रिलीज होती है किसके अंदर, एयर के अंदर, कफ और स्नीज के दौरान। ठीक है बच्चों, इससे क्या है जो बैक्टीरिया होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बारे बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका फैलती कैसे यानी कि ट्यूबरकुलोसिस इज स्प्रेड थ्रू द एयर के थ्रू फैलती है यानी कि हवा के थ्रू, विच मीन्स यू कैन ओनली गेट इट बाय ब्रीथिंग कंटामिनेटेड एयर। इसका मतलब ये है कि इसको अपन कैसे कैसे ये फैलेगा, यानी कि जैसे ही अपन ने कंटामिनेटेड एयर को ब्रीथ किया तो उससे जो उसके अंदर जो भी टाइनी ड्रॉपलेट्स है ट्यूबरकुलोसिस के वो अपनी बॉडी के अंदर गए, लंग्स के अंदर गए और वहाँ पे जो है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसने इन्फेक्शन कर दिया, उसकी वजह से जो डिजीज देखने को मिलेगी वो है ट्यूबरकुलोसिस। इफ समवन हु इज एक्टिवली सिक टॉक्स कफ स्नीज और स्पीक दे कैन स्प्रेड टीबी। कोई भी पर्सन है जिसको पहले से टीबी है, अगर वो बातचीत करेगा, कफ स्नीज और स्पीक अगर बोलेगा तो उसके थ्रू भी टीबी जो है फैल सकती है। दो टाइप की होती है टीबी, फर्स्ट नंबर पे पल्मोनरी टीबी, सेकंड नंबर पे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी यानी लंग्स, इसके अंदर लंग्स अफेक्ट रहेगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी लंग्स के अदर जो भी पार्ट होते हैं बॉडी के वो इसके अंदर अफेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे। जैसे कोई पेशेंट है उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस है तो कैसे अपन पहचानेंगे कि इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसकी अपन बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर कफिंग दैट लास्ट 3 और मोर वीक्स, यानी कि उसके अंदर कफिंग देखने को मिलेगी 3 और मोर वीक से, यानी कि 3 और ज़्यादा वीक से उसको कफिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, कफिंग ऑफ ब्लड यानी कि कफ के साथ उसको ब्लड भी देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा और पेन देखने को मिलेगा जब वो सांस लेगा और कफिंग के टाइम। ठीक है, एंड इंटेस्टिनल वेस्ट लॉस होएगा उसका। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि जो आपकी भूख है वो भी आपकी
कम हो जाएगी, ठीक है। नाइट स्वेट्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि रात के अंदर आपको स्वेट पसीने भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। फीवर देखने को मिलेगा और चिल्स यानी कि कोल्ड भी उसको देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोसिस टेस्ट। क्या क्या डायग्नोसिंग करवाएंगे अपन, डायग्नोसिस टेस्ट करवाएंगे इसको ट्यूबरकुलोसिस को पहचानने के लिए, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर विल चेक लिम्फ नोड फॉर स्वेलिंग एंड यूज ए स्टेथोस्कोप टू लिसन केयरफुली टू द साउंड योर लंग्स मेक व्हाइल यू ब्रीथ। यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम डॉक्टर क्या करता है, जो लिम्फ नोड होते हैं उनकी स्वेलिंग, वहाँ पर जो स्वेलिंग आती है उसको चेक करता है, किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। और क्या करता है, साउंड को सुनता है जो लंग्स के अंदर आती है ब्रीथिंग के टाइम। कौन से टेस्ट करवाते हैं आपको पता होना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए एग्जाम में आ सकता है आपके, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे ब्लड टेस्ट करवाते हैं अपन, सेकंड नंबर पे चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं जिसके अंदर जो है लंग्स, आपके लंग्स के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो सारा देखने को मिलेगा। सीटी स्कैन करवाते हैं, स्पुटम को टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद मोन्टक टेस्ट करवाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड टॉपिक, डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये भी ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड ही है बच्चों आपके। अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है, ये डॉट्स थेरेपी मोस्ट इफेक्टिव वे है किसको, टीबी के स्प्रेड, यानी टीबी जो फैलती है उसको कम करने या रोकने के लिए जो शॉर्ट कोर्स चलाया गया है उसको अपन बोलते हैं डॉट्स थेरेपी। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन अपन पेशेंट को देते हैं, फर्स्ट नंबर पे देते हैं अपन इसके अंदर आइसोनाइजाइड डोज, जो कितने एमजी की, 600 एमजी की ओरल टेबलेट देते हैं अपन ये पेशेंट को, ठीक है बच्चों। उसके बाद रिफाम्पिसिन देते हैं, कितने, 450 एमजी की ओरल टेबलेट देते हैं। उसके बाद पायरेजिनिमाइड देते हैं 450 एमजी की ओरल टेबलेट देते हैं। इथाम्बिटोल डोज देते हैं कितने एमजी की, 1200 एमजी की ओरल टेबलेट देते हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन डोज देते हैं 750 एमजी की आईएम इंजेक्शन देते हैं अपन बच्चों, ठीक है। तो आपको ये सारी मेडिसिन पता होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं अपन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर फर्स्ट नंबर पर पढ़ते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि हार्ट अटैक अपन इसको बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है CHD, इन विच डेथ और नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। जो भी मायोकार्डियल यानी कि हार्ट के अंदर जो भी टिश्यू होते हैं, मायोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे डेथ और नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस यानी कि जो भी टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं वहाँ के, जिससे ड्यू टू द प्रोलॉन्ग डिक्रीज ऑफ O2 सप्लाई, यानी कि जो प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय से जो है O2 की सप्लाई अगर डिक्रीज हो रही है तो मायोकार्डियल टिश्यू जो है डैमेज हो जाएंगे, वहाँ पे डेथ हो जाएगी, जिससे किसके कारण देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लड फ्लो सफिशिएंट नहीं कर पा रही है, इससे जो है मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर आपकी ब्लड सप्लाई यानी कि O2 जो है प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, इससे जो है मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर जो है आपकी डेथ देखने को मिलेगी। मायोकार्डियल टिश्यू जो डेथ हो जाएंगे और उनकी नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। ईटियोलॉजी की बात करते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो आपकी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन, यानी कि लंबे समय से उसकी बीपी जो है आपकी इंक्रीज है तो उस टाइम भी आपको MI या हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग लॉन्ग टाइम फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 ईयर, यानी कि 30 से 40 ईयर के जो भी एज ग्रुप होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिल सकता है। जेंडर मेल जो है, जेंडर के अंदर जो है मेल जो है मोस्ट अफेक्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस है किसी को लंबे समय से तो उसके अंदर हाइपर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है बच्चों। उसके बाद ओबेसिटी वाले पेशेंट के अंदर भी MI देखने को मिल सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कोई भी पेशेंट या पर्सन है जो फिजिकल एक्टिव नहीं है तो उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, यानी कि लंबे समय से किसी पर्सन को स्ट्रेस है तो उसके अंदर MI देखने को मिल सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के अंदर। फर्स्ट नंबर पे सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पेन में रेडिएट टू द पेन कौन साइड, लेफ्ट आर्म पर, राइट आर्म पर, शोल्डर, नेक, बैक और जॉ पर आपको देखने को मिलेगा। पेन जो है लास्ट फॉर 15 मिनट और इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेन में अगर व्हेन पेशेंट इज रेस्ट, जब पेशेंट रेस्ट पे है तो भी पेन देखने को मिल सकता है। डायफोरेसिस हो सकती है, यानी कि एक्सेसिव सीटिंग हो सकती है उसको, ठीक है। कूल कामी स्किन हो जाएगी बिकॉज ऑफ डायफोरेसिस, यानी एक्सेसिव सीटिंग होगी बॉडी के अंदर, ज़्यादा पसीना आएगा तो उसकी वजह से
बॉडी की स्किन जो है वो कामी हो जाएगी, कूल देखने को मिलेगी, डिस्निया होगा यानी कि ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आएगी, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग होगी पेशेंट को, जो हार्ट रेट है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी, बीपी इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज होगी रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। क्या क्या डायग्नोस्टिक करवाएंगे अपन एमआई को पहचानने के लिए। फर्स्ट नंबर पे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाएंगे अपन। काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी जो डब्ल्यूबीसी होती है इन्फेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल, जो इन्फेक्शंस को फाइट करती है डब्ल्यूबीसी, उनको अपन चेक करवाएंगे। ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ सीरम एंजाइम, जो भी सीरम एंजाइम होते हैं जैसे क्रिएटिनिन काइनेज, सीके, लेक्नेज, लैक्टिक डिहाइड्रेज और ट्रोपोनिन लेवल, ये ब्लड के अंदर चेक करेंगे अपन। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं अपन कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या सीएच है, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है बच्चों। ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए सिंड्रोम इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, एक सिंड्रोम है बच्चों, सिंड्रोम है क्योंकि इसके अंदर जो हार्ट वो है वो सफिशिएंट पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिससे क्या होता है जो हार्ट है वहाँ पे कंजेशन आ जाता है, जिससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है। टू टाइप्स की होती है सीएचएफ या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया, सेकंड नंबर पे राइट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है बच्चों, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में इट रिजल्ट फ्रॉम इनेबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप एनफ ब्लड रिक्वायर फॉर बॉडी टिश्यू। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है हार्ट जो है वो पूरी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। इन लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर हार्ट बिकम अनेबल टू प्रोड्यूस एनफ प्रेशर टू इजेक्ट ब्लड थ्रू एरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट है वो अनेबल हो जाता है, एक तरह से डैमेज मान सकते हो आप, इसके अंदर जो है वो पूरी तरह से प्रेशर नहीं लगा पाता है ब्लड को एरोटा से आउट करने के लिए। ब्लड एरोटा से आउट नहीं होगा तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है किसी पेशेंट का। पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा यानी कि जो लंग्स है उसके अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया देखने को मिलेगा। ऑर्थोपनिया देखने को यानी कि जो पेशेंट है वो लेटा हुआ है तब उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी रहेगी। ठीक है। ड्राई कफ आएगा, इंसोम्निया आएगा यानी कि उसको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट की साइज जो है आपकी बढ़ जाएगी। हार्ट रेट जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी यानी कि टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, उसको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। टेकिकार्डिया के अंदर क्या होता है बच्चों, जो पल्स रेट होती है यानी हार्ट रेट होती है वो आपकी 100 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा देखने को मिलती है। और ब्रेडिकार्डिया के अंदर क्या होता है, जो आपकी पल्स रेट या हार्ट रेट है वो 60 बीट पर मिनट से कम देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है। राइट साइड हार्ट फेलियर लीड टू बैकअप ऑफ ब्लड इनटू द राइट एट्रियम एंड वीनस सर्कुलेशन। राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर क्या है, जो ब्लड है वो आपके वापस राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, और इससे वीनस सर्कुलेशन जो आपके देखने को नहीं मिलेगा यानी कि वीनस यानी कि जो ब्लड के अंदर ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होना था वो आपके स्टॉप हो जाएगा। इससे क्या है आपके राइट साइड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है। नोजिया आपके देखने को मिलेगा। एडिमा देखने को मिलेगा एंकल जॉइंट में। वेट गेन हो जाएगा ऐसे पेशेंट का जिसके अंदर राइट साइड हार्ट फेलियर है। नोक्टूरिया देखने को मिलेगा। वीकनेस देखने को मिलेगी, जो हार्ट रेट है वो आपकी तेज हो जाएगी। एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलेगा बॉडी कैविटीज में, जैसे फ्लूइड रिफ्यूजन हो जाएगा, एसाइड्स हो जाएगा, एब्डोमेन में फ्लूइड बढ़ जाएगा, लंग्स में बढ़ जाएगा। उसके बाद पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। वीनस कंजेशन, ठीक है बच्चों, किसके कारण, वीनस कंजेशन, यानी कि जो वहाँ पे ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के अंदर सप्लाई नहीं हुआ है तो वहाँ पे वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर ही। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं अपन, क्या क्या अपन नर्स क्या क्या मैनेज करेगी जिसको अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड। फर्स्ट नंबर पे प्रोवाइड करनी है कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, प्रोवाइड करनी है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द रेस्ट। एडवाइज करनी है कि लेस सोडियम इंटेक, यानी कि जो भी डाइट के अंदर सोडियम का इंटेक है वो आपको कम करना है। असेस करना लेवल ऑफ हाइपोक्सी, यानी कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर कितना है, ठीक है बच्चों। मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस। उसके बाद प्रोवाइड करना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। उसके बाद एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन एनवायरनमेंट के बारे में। मॉनिटर करना है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को। ये सारे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या होता है, सिरोसिस इज ए क्रोनिक डिजीज करेक्टराइज बाय द रिप्लेसमेंट और नॉर्मल लीवर टिश्यू विद डिफ्यूज फाइब्रोसिस
सिरोसिस के अंदर क्या होता है, जो लीवर के अंदर क्रोनिक डिजीज होती है, पहली बात तो ये इसके अंदर क्या है, जो नॉर्मल लीवर टिश्यूज, ये नॉर्मल लीवर टिश्यूज है वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। यानी कि डिफ्यूज फाइब्रोसिस का मतलब है जो आपके लीवर है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ से स्कारिंग देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। जिससे क्या होएगा, दैट डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, जो क्या करेगा, जो स्ट्रक्चर है उसको आपकी इम्बेलेंस से डिस्टर्ब कर देगा, और जो फंक्शन है लीवर के वो इम्प्रॉपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइप की बात कर लेते हैं, 3 टाइप्स की आपकी लीवर सिरोसिस होता है। फर्स्ट नंबर पे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक यानी कि एल्कोहल से होएगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू द क्रोनिक एल्कोहलिन, यानी कि कोई भी पर्सन है जो लंबे समय से एल्कोहल का यूज कर रहा है तो उसके अंदर एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सिरोसिस, फर्स्ट नंबर यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सिरोसिस कौन सा है, तो आपका आंसर है एल्कोहलिक सिरोसिस, ठीक है। उसके बाद पोस्ट नेक्रोटिक, ए लेट रिजल्ट ऑफ ए प्रीवियस एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि वायरल हेपेटाइटिस के बाद जो देखने को मिलेगा आपकी सिरोसिस, उसको अपन बोलेंगे पोस्ट नेक्रोटिक। हेपेटाइटिस की बात अपन करेंगे आगे। बायलरी नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, रिजल्ट ऑफ क्रोनिक बायलरी ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर जो बायलरी ऑब्स्ट्रक्शन है यानी कि जो बाइल प्रोड्यूस करता है वहाँ पे आपके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। एंड लीस्ट कॉमन टाइप सिरोसिस, या लीस्ट है यानी कम देखने को मिलता है बच्चों। ईटियोलॉजिकल फैक्टर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कारण है इसके। क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण ये देखने को मिल सकता है, बायलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया यानी कि न्यूट्रिशन कमी आ गई पर्सन में, मेटाबॉलिक डिजीज हो गई, कोई भी बोन डिजीज हो गई जैसे हिपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया लीवर के अंदर, रिपीटेड एक्सपोजर टू द टॉक्सिक केमिकल्स, यानी टॉक्सिक केमिकल्स से जो है लीवर डैमेज हो गया, उसकी वजह से भी लीवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं कोलेलिथासिस क्या होता है। कोलेलिथासिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ स्टोन और कैल्कुलाई, यानी कि स्टोन यानी कि पत्थरी, एक तरह से हिंदी में बात करते हैं अपन, स्टोन और कैल्कुलाई का अगर फॉर्मेशन हो गया किसके अंदर, आपके गाल ब्लेडर के अंदर, फॉर्म इन द गाल ब्लेडर, कॉमन बाइल डक्ट एंड ड्यूडेनम। अगर आपके स्टोन और कैल्कुलाई जो है गाल ब्लेडर, कॉमन बाइल डक्ट और ड्यूडेनम के अंदर फॉर्मेशन हो गया तो उसको अपन बोलेंगे कोलेलिथासिस, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपके गाल ब्लेडर, ये आपके कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, और ये हो गया आपके ड्यूडेनम। यहाँ पे अगर ये तीनों के अंदर ही आपकी स्टोन यानी कि और कैल्कुलाई का फॉर्मेशन हो गया तो आपकी कोलेलिथासिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ गाल, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा किसके अंदर, राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि जो एब्डोमेन है उसके क्वाड्रेंट होते हैं 4, उसके अंदर राइट एब्डोमेन, राइट अपर, यानी कि यहाँ पे आपके पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। एब्डोमिनल सोलिंग, यानी कि एब्डोमेन में स्वेलिंग सूजन देखने को मिलेगी, एब्डोमिन टेंडरनेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे टाइटनेस देखने को मिलेगा। क्ले कलर्ड स्टूल, यानी कि क्ले कलर्ड के अंदर स्टूल देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, यानी कि भूख जो है वो आपकी कम हो जाएगी। स्वेटिंग, पसीने देखने को मिलेंगे। स्किन जो है येलोइंग देखने को मिलेगी, किसके थ्रू, जॉइंटिस हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि एक तरह से स्टोट्रिया देखने को मिलेगा, ठीक है। लो ग्रेड फीवर और चिल्स भी आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हिपेटाइटिस क्या होता है। हिपेटाइटिस यानी कि हिपेटिक यानी कि लीवर, ठीक है, लीवर संबंधित डिजीज को हिपेटाइटिस। एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर कॉल्ड द हिपेटाइटिस, यानी कि इनकी इसके अंदर क्या है, जो इन्फ्लामेशन लीवर के अंदर वो देखने को मिलता है। इट इज़ ए वायरल डिजीज, एक ये वायरल डिजीज है, किस कारण होती है, वायरस के कारण होती है। देयर आर 5 टाइप ऑफ हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस के 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हिपेटाइटिस ए, सेकंड नंबर पे हिपेटाइटिस बी, थर्ड नंबर पे हेपेटाइटिस सी, फोर्थ नंबर पे हेपेटाइटिस जी, और फिफ्थ नंबर पे हेपेटाइटिस ई, ठीक है बच्चों, ABCDE, ठीक है। आपको याद रखने हेपेटाइटिस के टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस हो गया किसी पर्सन को तो उसका प्रिवेंशन करेंगे, कैसे करेंगे अपन हेपेटाइटिस प्रिवेंशन। फर्स्ट नंबर पे हाइजीन के ध्यान रखेंगे, इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे गुड हाइजीन इज द वन की टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस ए एंड ई, हेपेटाइटिस ए और ई को अपन हाइजीन के द्वारा ही रोक सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग टू ए डेवलपिंग कंट्री यू शुड अवॉइड, अगर आप फॉरेन कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में ट्रेवलिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आप अवॉइड करना लोकल वाटर को, आइस को, रॉ फूड और वेजिटेबल्स को, इससे क्या है जो हेपेटाइटिस है वो रोकने को मिलेगा। उसके बाद हेपेटाइटिस B, C, D कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू द कंटामिनेटेड ब्लड, जो हेपेटाइटिस B, C, D है वो आपके ब्लड के थ्रू फैलता है, इसको कैसे रोक सकते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट शेयरिंग ड्रग निडल्स, जो भी ड्रग की निडल्स होती हैं उनको शेयर नहीं करना चाहिए। नॉट यूजिंग समवन एल्स टूथब्रश, टूथब्रश को यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी अदर पर्सन को। नॉट शेयरिंग रेजर्स, जो रेजर्स होते हैं सेविंग के टाइम वो किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। नॉट टचिंग स्पिल्ड ब्लड, यानी कि जो ब्लड है वो स्पिल्ड आउट हो गया उसको अपन को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों।
हेपेटाइटिस बी एंड सी कैन आल्सो बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इनएमिनेटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स और इनएमिनेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैल सकता है। प्रैक्टिस करो इसके लिए सेफ सेक्स बाय द यूजिंग कंडम्स एंड डेंटल डाम्स एंड कैन हेल्प द डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इससे क्या होगा, जो भी रिस्क है इन्फेक्शन का वो आपके कम देखने को मिलेगा। और वैक्सीन का भी यूज़ अपन कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, हर्निया क्या होता है। हर्निया इज द प्रोट्रूशन ऑफ ऑर्गन, प्रोट्रूशन यानी कि किसी भी कैविटी के अंदर जो है ऑर्गन आगे निकल गया हो, टिश्यू और स्ट्रक्चर थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी इन विच इट इज नॉर्मली कंटेंट। कोई भी कैविटी है, जैसे ये एब्डोमन है, एब्डोमन के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो अगर किसी भी अदर ऑर्गन्स के अंदर जाके धस गए या प्रोड्यूस हो गए तो उसको अपन बोलेंगे हर्निया। नॉर्मल कैविटी तो जो एब्डोमल कैविटी थी, लेकिन वो किसी और कैविटी के अंदर जाके धस गया तो उसको अपन बोलेंगे हर्निया। ठीक है बच्चों, ईटियोलॉजी क्या क्या कारण हो सकते हैं हर्निया के। डायरिया हो गया किसी को, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ओबिसिटी हो गई किसी को, परसिस्टेंट कफ आ रहा है किसी को, स्नीजिंग हो रही है, खांसी आ रखी है, स्मोकिंग के कारण भी देखने को मिल सकता है, पुअर न्यूट्रिशन है तो भी कोई भी ऑर्गन प्रोड्यूस हो सकता है और दूसरी कैविटी के अंदर जा सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन कारण भी देखने को मिल सकता है, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री के कारण भी ये देखने को मिल सकता है हर्निया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पेनक्रिएटाइटिस क्या होते हैं। आइटिस का मतलब आप समझो, आइटिस किसी भी वर्ड के आगे लग गया, डिजीज के आगे, तो आप लास्ट में यानी कि तो आप उसको समझोगे इन्फ्लामेशन। पेनक्रिएटाइटिस क्या है, आगे लग गया पेनक्रियाज, तो पेनक्रिएटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। ठीक है बच्चों, ईटियोलॉजिकल फैक्टर की बात कर लेते हैं, किस कारण देखने को मिलता है। कोई भी पर्सन है एल्कोहलिज्म कर रहा है तो उसके पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। हाइपर कैल्शियम यानी कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की अमाउंट है वो आपकी इंक्रीज हो गई है। कोलिलिथासिस यानी स्टोन या कैल्कुलाई का फॉर्मेशन हो गया किसके अंदर, गॉलब्लैडर के अंदर। ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा टू द पेनक्रियाज, यानी कोई भी इंजरी या ट्रॉमा देखने को मिलेगा पेनक्रियाज के अंदर तो भी पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म यानी कि जो पैराथायराइडिज्म हार्मोन है वो आपके ब्लड के अंदर बढ़ गया है। उसके बाद हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड की जो क्वांटिटी है यानी कि जो लिपिड की अमाउंट है वो आपके ब्लड के अंदर बढ़ गई है तो भी आपको पेनक्रिएटाइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर क्या होता है। इट इज़ एन अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ लोअर इसोफेगस, स्टोमक एंड ड्यूडेनम। इसके अंदर क्या है, जो अल्सर होता है, अल्सरेशन ऑफ लोअर म्यूकोसा ऑफ लोअर इसोफेगस, स्टोमक एंड ड्यूडेनम के अंदर जो आपकी म्यूकोसा के अंदर अल्सर देखने को मिलते हैं। ये आपके अल्सर देखने को मिल रहे हैं, ये आपकी इसोफेगस है, ये स्टोमक है और ये आपके ड्यूडेनम वाला पार्ट हुआ। ठीक है बच्चों, टाइप की बात कर लेते हैं। पेप्टिक अल्सर की टाइप कौन कौन से होते हैं। लोकेशन के डिपेंडिंग ऑन लोकेशन के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड नंबर पे इसोफेजियल और थर्ड नंबर पे ड्यूडेनल। गैस्ट्रिक अल्सर यानी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन के अंदर, उसके बाद इसोफेगस के अंदर और ड्यूडेनम के अंदर। डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। एक्यूट, इसके अंदर सुपरफिशियल अल्सर देखने को मिलता है, क्रोनिक के अंदर डीप लेयर अल्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं अपन अपेंडिसाइटिस। आइटिस आ गया तो अपेंडिक्साइटिस यानी कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। अपेंडिसाइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस के अंदर क्या है, जो भी अपेंडिक्स है आपकी उसके अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अपेंडिक्स क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडेज होती है जो अटैच होती है सीकम से। ये आपकी सीकम वाला पार्ट हुआ है यहाँ पे बच्चों, उससे क्या है अटैच होती है अपेंडेज जस्ट बिलो द इलियोसिकल वाल्व के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होती है अपेंडिक्स। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि किसी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है तो उसको कैसे अपन डायग्नोज करेंगे, कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे। फर्स्ट नंबर पे हिस्ट्री लेंगे अपन उसकी, उसके बाद सिग्मोइडोस्कोपी करवाएंगे, सिग्मोइड की देखेंगे अपन, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे और एंडोस्कोपी करवाएंगे टू डायग्नोज द अपेंडिसाइटिस। ठीक है बच्चों, उसके बाद हीमोरॉइड्स की बात करते हैं। हीमोरॉइड्स क्या होते हैं, हीमोरॉइड्स को अपन पाइल्स भी बोलते हैं। आर द पेनफुल स्वेलन एनलार्ज बल्जिंग ब्लड वेसल्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनस। हीमोरॉइड्स के अंदर क्या है, स्वेलन, एनलार्ज और जो ब्लड वेसल्स है वो आपकी एनलार्ज हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है किस कहाँ पे, रेक्टम और एनस के अंदर। रेक्टम और एनस के अंदर आपको जब पेनफुल स्वेलिंग और बल्जिंग ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी तो उसको अपन बोलेंगे हेमरोइड्स या पाइल्स। स्वेलिंग इन द एनल और रेक्टल वेंस केज हेमरोइड्स, यानी कि जो रेक्टल वेंस है और एनल वेंस है उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उसके कारण भी आपको हेमरोइड देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी एनस, इसके अंदर ये आपको जो दिख रहा है वो आपके हेमरोइड्स या पाइल्स। ठीक है, पेनफुल होती है
ये। अब बात करते हैं केज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, क्या क्या केज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। द फॉर्मेशन ऑफ हेमोरॉइड इज केस्ड बाय कंस्टेंट प्रेशर ऑन द रेक्टल और एनल एरियाज। जो फॉर्मेशन हेमोरॉइड्स वो किस कारण होते हैं, यानी कि लगातार प्रेशर पड़ रहा है रेक्टल और एनल एरियाज पर, तो इस कारण हेमोरॉइड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे एजिंग, यानी कि एज के हिसाब से हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। कफिंग के टाइम किसी पेशेंट को सीवियर कफिंग हो रही है, हेरिडिटरी या जेनेटिक भी हो सकते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है पेशेंट को, ओवर यूज है एनीमिया आज का, एनल सेक्स है, डायरिया के अंदर देखने को मिल सकता है। सिटिंग ऑन द टॉयलेट लॉन्ग टाइम, यानी कि लॉन्ग टाइम लंबे समय से अगर पेशेंट जो पर्सन जो है वो सिटिंग हो रखा है किस पे, टॉयलेट पर, तो भी उसको देखने को मिल सकता है। ओबेसिटी है और ओवर वेट है पर्सन, तो उसके अंदर हेमोरेज देखने को मिल सकता है। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट रेगुलरली, यानी कि पेशेंट जो है पर्सन है वो रेगुलरली हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहा है, तो उसके अंदर पाइल्स या हेमरेज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हेमरेज वाले पेशेंट में, तो देखते हैं अपन इसके अंदर। पेनलेस ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग बोल मूवमेंट्स, यानी कि बोल मूवमेंट, यानी कि बोल मूवमेंट या फिशेज एलिमिनेशन के टाइम पेशेंट को जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, पेनफुल रहेगी बिल्कुल। ब्राइट रेड ब्लड स्टूल, यानी कि रेड कलर का ब्राइट स्टूल देखने को मिलेगा। इचिंग और इरिटेशन होगी एनल के रीजन के अंदर। लीकेज होएगा किसका, फिशेज या एक्सट्रेटी सब्सटेंस का। स्वेलिंग अराउंड द एनस, यानी कि एनस के अराउंड जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगी ब्लड वेसल्स के अंदर। एनल एक और पेनल, यानी कि एनल के अंदर जो है पेन देखने को मिलेगा, स्पेशली वाइल सिटिंग, यानी कि जब आप बैठोगे तो आपको स्पेशली पेन देखने को मिलेगा एनल रीजन पर। सेंसेशन ऑफ बर्निंग एंड इचिंग अराउंड द एनस, यानी कि जो बर्निंग सेंसेशन है वो आपको देखने को मिलेगी, और इचिंग जो आपकी खुजली देखने को मिलेगी वहाँ पे एनस रीजन पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है इसकी अपन बात करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको नेम से पता लग रहा है, ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड ट्रांसफर करना है किसको, पेशेंट या अदर पर्सन को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अनदर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड और ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को अपन ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, यानी क्या क्या ध्यान रखना है अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। किसके अंदर करते हैं अपन, सीवियर इन्फेक्शन वाले पेशेंट के अंदर, किसी भी पेशेंट को एनीमिया है तो उसके अंदर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या ब्लड देते हैं एक तरह से। एक्सीडेंट के टाइम अपन जैसे भी कंसिडरेबल ब्लड का लॉस हुआ तो उस टाइम अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। कैंसर के पेशेंट में रिक्वायरिंग थेरेपी होती है उस टाइम ब्लड ट्रांसफ़र करना होता है। बर्न के टाइम, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर, कोई भी मेजर सर्जिकल ऑपरेशन हुआ उस टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। और चाइल्ड बर्थ, यानी वुमेन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है जब चाइल्ड का बर्थ होता है। ठीक है बच्चों, प्रोसीजर क्या क्या रहती है इसकी अपन बात कर लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस क्या रहती है, प्रोसीजर क्या रहती है। व्हेन ब्लड और ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड, इट इज़ रिकमेंडेड दैट टू रजिस्टर्ड नर्स और फिजिशियन शुड इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ऑल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट ऑफ क्रॉस मैच। यानी कि जब ब्लड और ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट जो अपन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उस टाइम क्या है, जो रजिस्टर्ड नर्स है, टू रजिस्टर्ड नर्स और एक फिजिशियन वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, और आइडेंटिफाई करना चाहिए ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्लड, और रिपोर्ट करनी चाहिए, क्रॉस मैच करना चाहिए ब्लड को, यानी कि जैसे ही, यानी कि जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं उस हिसाब से ब्लड देना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, नो मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, विटामिन एंड कैल्शियम शुड बी एडेड टू द यूनिट ऑफ ब्लड और एडमिनिस्ट्रेट थ्रू द सेम इंट्रावेनस सिस्टम दैट में केट डैमेज टू द आरबीसी। यानी कि कोई मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, विटामिन और कैल्शियम अपन को पेशेंट को नहीं देना है जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, और सेम इंट्रावेनस सिस्टम से नहीं देना है। जिसके कारण अगर आपने सेम इंट्रावेनस सिस्टम से दिया जिसी से आपके ब्लड आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, जिससे ब्लड दे रहे हो, और उसी सिस्टम से आपने मेडिसिन एंटीबायोटिक्स दे दी है, तो जो आरबीसी है वो डैमेज देखने को मिलेगी और पेशेंट के अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल विद ब्लैंकेट इफ नेसेसरी। जो है पेशेंट उसको वार्म एंड कंफर्टेबल रखना है, किससे, ब्लैंकेट अपन को प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। चेक करना है पेशेंट के वाइटल साइंस बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने से पहले पेशेंट के जो वाइटल साइंस टीपीआर वीपीओ अपन को चेक करने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इफ़ द पेशेंट हैज एबनॉर्मल वाइटल साइंस सच एज एलिवेटेड फीवर कॉल द फिजिशियन। यानी अगर पेशेंट के अपन को एबनॉर्मल वाइटल साइन देखने को मिले हैं जैसे एलिवेटेड फीवर, तो अपन को फिजिशियन जो डॉक्टर है उसको अपन को तुरंत कॉल करना है। इफ़ ब्लड नॉट यूज विद इन 18 मिनट, इफ इट इज़ यूज रिटर्न टू द ब्लड बैंक। अगर जो है ब्लड अपन 80 मिनट तक यूज़ नहीं कर पाते हैं 80 मिनट के अंदर, तो जो ब्लड है उसको अपन को ब्लड बैंक के अंदर रिटर्न कर देना है।
ऑब्जर्व करना है किसके लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन कर रहे हैं तो उस टाइम कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है तो उसको अपन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर आपको चिल्स एंड फीवर देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, बैक पेन देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेंगे, यानी इसके अंदर जो है ब्लई सी स्किन हो जाएगी आपकी ब्लू कलर की, डिस्नी एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो जाएगी, इचिंग देखने को मिलेगी और जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो है आपके हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, आयरन ओवरलोड इन्फेक्शन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनीमिया क्या होता है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है भाई एनीमिया की, इट इज़ ए कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इज लोअर देन द नॉर्मल। एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन है आपके उसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है नॉर्मल से। एनीमिया इज ए डेफिशिएंसी इन द नंबर और क्वालिटी ऑफ आरबीसी। एनीमिया के अंदर जो है आपके नंबर है आरबीसी की, उसकी क्वालिटी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके अंदर नंबर देखने को, नंबर जो है उसकी भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। द रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। आरबीसी क्या करती है, जो भी ऑक्सीजन होती है उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है यूजिंग ए पर्टिकुलर प्रोटीन, जो किसकी एक पर्टिकुलर प्रोटीन का यूज करती है, इसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एनीमिया मीन्स दैट आइदर द लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज लोअर देन द नॉर्मल। एनीमिया का मीन्स क्या होता है, इसके अंदर जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गई होगी तीनों डेफिनेशन आपको एनीमिया की। मेल के अंदर जो है वो आरबीसी की वो हीमोग्लोबिन कितना होता है 13.8 टू 17.2 ग्राम पर टीएल। फीमेल के अंदर जो है 12.1 टू 15.1 ग्राम पर डीएल आपके कितना क्या होता है हीमोग्लोबिन, ग्राम पर डीएल यानी ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है बच्चों। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं एनीमिया के। बेसिस ऑफ केज, कारण के आधार पर एनीमिया जो है आपके इसके अंदर ब्लीडिंग के कारण देखने को मिल सकता है, ब्लड लॉस हुआ तो उस कारण एनीमिया हो सकता है, हाइपोप्रोलिफेटिव एनीमिया एनीमिया हो सकता है। इसके अंदर क्या है, इनएडिकेट प्रोडक्शन होता है नॉर्मल ब्लड सेल्स का। हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर जो है आपकी ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है उसके अंदर। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स की बात कर लेते हैं एनीमिया के अंदर। इसके बाद इसके अंदर जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। इसके अंदर जो है सेल्स की साइज जो स्मॉल छोटी हो जाती है नॉर्मल से, देन द नॉर्मल। सेकंड नंबर पे नॉर्मोसाइट, इफ सेल आर नॉर्मल साइज, अगर सेल जो है नॉर्मल साइज के अंदर है तो उसको अपन नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। अगर मैक्रोसाइटिक है थर्ड नंबर पे, इसके अंदर जो सेल्स की साइज है वो आपके लार्जर यानी कि बड़ी हुई देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। मेलेनोमा क्या होता है बच्चों, मेलेनोमा बात कर लेते हैं। मेलेनोमा आल्सो कॉल्ड मेलिग्नेंट मेलोमा इज कैंसर ऑफ मेलेनोसाइट विच प्रोड्यूस मेलेनिन। मेलेनोमा क्या है, एक मेलेनोमा को अपन मेलिग्नेंट मेलेनोमा बोलते हैं, कैंसर होता है मेलेनोसाइट्स का जो क्या प्रोड्यूस करती है मेलेनिन, जो अपनी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेलेनोमा हैज़ द एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज टू एनी ऑर्गन इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड हार्ट। मेलेनोमा के अंदर ये एबिलिटी होती है मेटास्टेसाइज कर देता है किसको, ऑर्गन्स को, इसके अंदर ब्रेन और हार्ट को मेटास्टेसाइज यानी कि वहाँ पे कैंसर प्रोड्यूस करने की इसके अंदर क्या होती है कैपेबिलिटी होती है। केज एंड रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्या क्या कारण होते हैं मेलेनोमा के। एग्जैक्ट केज जो है इसका अननोन है यानी अभी तक पता नहीं है। क्रॉनिक यूवी एक्सपोजर विदाउट सन प्रोटेक्शन, यानी कि यूवी रेज का जो है एक्सपोजर से भी मेलेनोमा देखने को मिल सकता है। हाई नंबर ऑफ मोल्स और लार्ज मोल्स से भी देखने को मिल सकता है। ओवर एज 50 यानी जिन पर्सनस की एज 50 उनके अंदर ही देखने को मिल सकता है। जीरोडोमा पिगमेंटोसिस से देखने को मिल सकता है। इम्यूनोसप्रेसिव यानी जो भी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती है अगर वो पेशेंट ले रहा है तो उनके अंदर मेलेनोमा देखने को मिल सकता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं बच्चों, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे मेलेनोमा वाले पेशेंट में। चेंज हो जाएगा इन द स्किन लेसेंस में ऑब्जर्व वन से पीरियड एक मंथ, यानी एक पीरियड के अंदर जो है मंथ के अंदर स्किन के लेसन के अंदर जो है वो आपके चेंजेस देखने को मिलेगा। वेरियर शोड ऑफ ब्राउन ब्लैक और ब्लू विद इन वन लेसन, यानी कि जो है लेसन का कलर जो आपके ब्राउन ब्लैक से ब्लू तक चेंज देखने को मिलेगा। इरेगुलर सरफेस जो है आपकी स्किन की सरफेस वो उठी हुई देखने को मिलेगी। क्रस्टिंग देखने को मिलेगी, अल्सरेशन हो जाएगा स्किन की सरफेस पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन डर्मेटाइटिस क्या होता है। डर्मेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, जो सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल, डर्मेटाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन है स्किन का। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की, कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे एटोपिक डर्मेटाइटिस, सेकंड नंबर पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, थर्ड नंबर पे स्टेटिस डर्मेटाइटिस, फोर्थ नंबर पे सेबोरिक डर्मेटाइटिस और फिफ्थ नंबर पे नमुलर डर्मेटाइटिस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फर्स्ट बात करते हैं अपन एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस इज ए कंडीशन करेक्टराइज बाय इन्फ्लामेटरी रिलैप्सिंग, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, नॉन कॉन्टाजियस होती है, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन नहीं फैलती है और इसके अंदर इचिंग देखने को मिलती है।
ईटियोलॉजी के कारण की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट केस जो है इसका पता नहीं है, अननोन है। एनवायरमेंटल फैक्टर का एटोपिक डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है। पेशेंट या पर्सन के अंदर वीक इम्यून सिस्टम है उनके अंदर ही देखने को मिल सकता है। कोई भी जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। और फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को पहले से अगर डर्मेटाइटिस है एटोपिक, तो उसके अंदर भी एटोपिक डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बच्चों अपन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट में। ब्राइट इरिदिमा देखने को मिलेगा, इचिंग देखने को मिलेगी, पेशेंट जो है डिस्कम्फर्ट में रहेगा, ड्राई एंड स्काली स्किन देखने को मिलेगी, बर्निंग सेंसेशन होगी पेशेंट की स्किन पर। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है। कॉन्टैक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट से किसी भी एलर्जी सब्सटेंस से। ठीक है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जो किस कारण होती है, केज्ड बाय एक्सपोज टू द इरेटिंग और एलर्जिक सब्सटेंस। कोई भी एलर्जिक या इरेटिंग सब्सटेंस है वो एक्सपोज हो गया, जैसे प्लांट सच एज प्लांट, कोई भी कॉस्मेटिक यूज किया, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, सोप, डिटर्जेंट और हेयर डाई जो अपन ने यूज करी, तो उससे इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलेगी, उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस देखने को। डर्मेटाइटिस नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों। इसके बाद बात करते हैं अपन एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर इज कॉल्ड एलोपेशिया। इसके अंदर जो है जो हेयर है वो पार्शियल रूप से और कंप्लीट लॉस हो जाएगा हेयर के अंदर, इसको अपन बोलेंगे एलोपेशिया। एक नंबर में डेफिनेशन आपकी पूछ सकती है। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या कारण देखने को मिलेंगे एलोपेशिया के अंदर, किस कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, यानी हेरिडिटी यानी जेनेटिक देखने को मिल सकता है। हार्मोनल चेंज और मेडिकल कंडीशन से देखने को मिल सकता है। कोई भी मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स की कंडीशन से एलोपेशिया हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी यानी कि हेड की अगर रेडिएशन थेरेपी कराई है तो उससे भी आपको देखने को मिल सकता है। वेरी स्ट्रेसफुल इवेंट है कोई भी तो उसकी वजह से एलोपेशिया हो सकता है। हेयर स्टाइल चेंज आपने करी है तो उसकी वजह से एलोपेशिया हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। टाइप की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे एलोपेशिया एरिटा। द मेन सिम्टम ऑफ द एलोपेशिया एरिटा इज हेयर दैट फॉल यूजुअली ऑन द स्काल्प। इसके अंदर क्या होता है एलोपेशिया एरिटा के अंदर, जो हेयर है वो आपके स्काल्प जो है आपकी स्किन होती है हेयर की, वो वहाँ से आपके हेयर जो है वो गिरने लगते हैं। बट एलोपेशिया एरिटा कैन अफेक्ट द आईब्रो, आईलेस एंड द बॉडी। बट एलोपेशिया एरिटा जो होता है वो आईब्रो और आईलेस और बॉडी को भी अफेक्ट करता है। बॉडी के जो पार्ट होते हैं उसको भी अफेक्ट करता है जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड नंबर पे एलोपेशिया टोटलिस, व्हेन द एंटायर स्काल्प एक्सपीरियंस हेयर लॉस, यानी कि जो एंटायर स्काल्प है यानी कि जो हेयर की स्किन है वहाँ से अगर सारे हेयर लॉस हो रहे हैं तो उसको अपन एलोपेशिया टोटलिस बोलेंगे। ठीक है। थर्ड है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इट इन्वॉल्व द कंप्लीट हेयर लॉस। इसके अंदर कंप्लीट हेयर लॉस देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपके आगे इट इंक्लूड द स्काल्प एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो भी रेस्ट ऑफ बॉडी है कंप्लीट और स्काल्प है वो आपके वहाँ से आपके हेयर लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। ठीक है, ये आपके हैं एलोपेशिया के डायग्राम्स। ठीक है। एलोपेशिया टोटलिस के अंदर क्या हो रहा था बच्चों, एंटायर स्काल्प के अंदर से हेयर लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था फुल एलोपेशिया एरोटा, ये आपके एलोपेशिया एरोटा। ठीक है बच्चों। सोरोसिस क्या होता है, स्किन डिजीज होती है। सोरोसिस इज ए क्रोनिक रिकरेंट इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है इसकी स्किन की। सोरोसिस एक क्रोनिक स्किन डिजीज होती है करेक्टराइज बाय रेडिस। इसके अंदर रेडिस रेड कलर के जो है पेचेस देखने को मिलते हैं थिक कलर के। ड्राई स्किन लेसन्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं साइन एंड सिम्टम सोरोसिस के अंदर, रेड कलर के लेसन्स देखने को मिलेंगे, डिस्कलेशन हो जाएगा नेल्स के अंदर, अपीयरेंस ऑफ पेप्यूल्स पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे, लेसन्स देखने को मिलेंगे एक्सट्रीमिटीज़ पर स्पेशली वो आईब्रोज और नीज के अंदर। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्किन इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन, तो देखते हैं कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई। जो स्किन है उसको अपन को क्लीन और ड्राई रखना है, वॉश करना है विद सोप से और वाटर से डेली, और देन रिंस एंड ड्राई थोली, और उसको अपन को ड्राई करना है। उसके बाद स्किन फोल्ड और क्रीज एज इन ग्रोइन एरिया और अंडर आर्म की जो स्किन है उसको वॉश करना है मोर फ्रिक्वेंटली, यानी कि दिन में 3 बार, मॉर्निंग और बेड टाइम में भी। ठीक है। अवॉइड करना है यूजिंग आइटम दैट में ड्राई स्किन, यानी कि ऐसे आइटम्स को अवॉइड करना है जो स्किन को ड्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड सोप, अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट का अपन को यूज़ नहीं करना है। लुब्रिकेट करना है ड्राई स्किन को मॉइस्चराइजर, क्रीम और ऑइंटमेंट का यूज करके। ठीक है। जो नेक्स्ट बात करते हैं अपन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर ऑफ जॉइंट। इसके अंदर जो है वन और एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं। मेन सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस आर जॉइंट पेन, स्टिफनेस। इसके अंदर जॉइंट पेन और स्टिफनेस देखने को मिलेगा, यानी कि जॉइंट के अंदर जो है दर्द देखने को मिलेगा, वहाँ पे सूजन रहेगी, स्टिफनेस स्वेलिंग रहेगी। ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड नंबर पे रोमेटोइड आर्थराइटिस, थर्ड नंबर पे गाउट, उसके बाद सोरोटिक आर्थराइटिस, उसके बाद जुवेनल आर्थराइटिस। ठीक है बच्चों, ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। क्या क्या कारण देखने को मिलेंगे, क्या किस कारण हो सकता है आपके जॉइंट आर्थराइटिस। फर्स्ट नंबर पे कोई भी इंजरी हुई आपके जॉइंट के अंदर तो उससे आपकी जो आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म कंडीशन के अंदर, इनहेरिटेंस सच एज ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण आपके आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। कोई भी इन्फेक्शन हुआ आर्थराइटिस ऑफ लाइम डिजीज के अंदर, जैसे इम्यून सिस्टम के डिसइंफेक्शन से आपको रूमेटोइड आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। फर्स्ट नंबर पे एज, सेकंड नंबर पे जेनेटिक फैक्टर कोई भी उसका कारण देखने को मिल सकता है। थर्ड नंबर पे है सेक्स, सेकंड नंबर पे ओवरवेट कारण, उसके बाद नेक्स्ट ओबेसिटी, उसके बाद इन्फेक्शन। ये सारे आपके हैं रिस्क फैक्टर। मोस्ट टाइप ऑफ आर्थराइटिस आर द मोर कॉमन इन फीमेल। जो आर्थराइटिस है वो मोर कॉमन किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। गाउट जो है मोर कॉमन होता है मेल्स के अंदर। एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि गाउट किसके अंदर कॉमन होता है, तो मेल्स के अंदर आंसर होना चाहिए आपका। सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है आर्थराइटिस। इसके अंदर जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, स्टिफनेस होगी आपकी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सूजन, रेडनेस हो जाएगी, और जो भी डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन है यानी कि मोबिलिटी है, मूवमेंट है जॉइंट की, वो भी आपकी कम हो जाएगी। डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे अपन इसके अंदर, पेशेंट को अगर आर्थराइटिस है तो कैसे अपन पहचानेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम डॉक्टर क्या चेक करेगा अपने जॉइंट्स को, स्वेलिंग के लिए, रेडनेस और वार्मथ के लिए। ठीक है, एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन करेंगे यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी के द्वारा चेक करेंगे कि पेशेंट को आर्थराइटिस है या नहीं है। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या अपन ट्रीटमेंट देंगे। फर्स्ट नंबर पे एनाल्जेसिक देंगे यानी कि पेन किलर देंगे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देंगे जो क्या करेंगे इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। ठीक है, वेट लॉस करेंगे पेशेंट का, एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंट से, और कोई भी असिस्टिव डिवाइस है जो उसको रेंज ऑफ मोशन में हेल्प करते हैं पेशेंट की, वो अपन सारे ट्रीटमेंट के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। सेकंड बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन फ्रैक्चर क्या होता है। एक कंप्लीट और पार्शियल ब्रेक इन द बोन, यानी कि कंप्लीट या तो कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया या कंप्लीट ब्रेक हो गया या पार्शियल फ्रैक्चर हो गया, उसको ही अपन बोलेंगे क्या, फ्रैक्चर। फर्स्ट नंबर पे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, लीनियर फ्रैक्चर होता है, ओब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है, ओब्लिक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, और कम्युनिटेड फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, स्वाइन फ्लू क्या होता है, नेक्स्ट डिजीज है ये आपकी, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आपके क्वेश्चन आता है स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू इज इन्फेक्शन डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्वाइन फ्लू एक इन्फेक्शन डिजीज है किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। स्वाइन फ्लू को अपन पिग फ्लू भी बोलते हैं। कैजेटिव एजेंट जो है किसके द्वारा होता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा फैलता है। इनक्यूबेशन पीरियड यानी कि जो साइन एंड सिम्टम्स है वो 1 से 4 दिन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी स्वाइन फ्लू फैलता कैसे है। स्वाइन फ्लू इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा फैलता है, मेनली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट द्वारा फैल सकता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो सकता है किसके द्वारा, कफिंग और स्नीजिंग के टाइम। ईटियोलॉजी क्या है, स्वाइन फ्लू जो है केज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, दैट कैन सर्वाइव इन पिग, जो कहाँ पे सर्वाइव करता है, पिग के अंदर 1 और 2 वीक से 1 to 2 वीक, और कैन केज इन्फेक्शन, जिसके कारण इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड फीवर को अपन एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इज एन एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है, करेक्टराइज बाय द टिपिकल कंटिन्यूस फीवर। इसके अंदर जो है कंटिन्यूस फीवर देखने को मिलता है 3 to 4 वीक से, विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू है वो भी इन्फ्लामेशन होता है, उसके अंदर भी डैमेज देखने को मिलता है। ठीक है, कैजेटिव एजेंट किसके द्वारा देखने को मिलता है, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी जो है इसका कैजेटिव एजेंट है। इनक्यूबेशन पीरियड जो है 10 से 14 दिन का होता है इसके अंदर। साइन एंड सिम्टम्स जो आपको 10 से 14 दिन के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, ओरल फीकल होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के यूज से भी ये फैलता है। उसके बाद है फ्लाइज टिक्स यानी कि जो भी मॉस्किटोज होते हैं उनके द्वारा भी टाइफाइड देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। फर्स्ट नंबर पे इसके अंदर स्लिपनेस हो जाता है यानी पेशेंट को नींद नहीं आएगी, एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस होएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, कफ सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, अल्सर हो जाएंगे थ्रोट के अंदर, फीवर देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा यानी कि जो पल्स रेट आपकी वो 60 बीट पर मिनट से कम देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं, डेंगू की। डेंगू फीवर क्या होता है, एक्यूटली इन्फेक्शस डिजीज होते हैं जो करेक्टराइज बाय एपिसोड ऑफ सैडल बैक फीवर, यानी कि इसके अंदर जो है रुक रुक के फीवर आता है, मसल पेन होता है और एड्रेलजिया देखने को मिलता है। कैजेटिव एजेंट क्या है इसका, किस कारण फैलता है, डेंगू वायरस कारण फैलता है जो ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा,
एडीज मॉस्किटो के थ्रू। इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, 3 to 14 डेज, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं अपन इसके बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहता होता है इसका बाइट ऑफ इन्फेक्शियस मॉस्किटोज, यानी कि इन्फेक्शियस जो मॉस्किटोज है मच्छर, उसके कारण काटने से भी फैलता है कौन, डेंगू। वर्टिकल ट्रांसमिशन भी इसका होता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग यानी पुअर सैनिटाइजेशन, वहाँ पे यानी कि हाइजीनिक मेंटेन नहीं है प्रॉपर तो डेंगू हो सकता है। ओवर क्राउडिंग यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। इम्प्रॉपर हाउसिंग हाइजीन यानी कि जो हाउस है उसकी हाइजीन इम्प्रॉपर है तो वहाँ भी आपको डेंगू जैसी कम्युनिकेबल डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। कैसे मैनेजमेंट करेंगे अपन इसका, एनकरेज करेंगे पेशेंट को, ओरल फ्लूइड डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देंगे अपन पेशेंट को, या ओआरएस देंगे पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद पैरासीटामोल अपन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, एनाल्जेसिक देंगे, सेडेटिव देंगे जो क्या करेंगे पेन और डिस्कम्फर्ट से पेशेंट को रिलीव कराएंगे। उसके बाद आईवी फ्लूइड जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज देखते हैं अपन, कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, फीवर और चिल्स देखने को मिलता है इसके अंदर, कफ देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफिकल्टी ब्रीथिंग होती है इसके अंदर, फैटिग या थकान देखने को मिलती है, मसल्स के अंदर और बॉडी के अंदर पेन देखने को मिलता है, हेडेक होता है, लॉस हो जाता है इसका टेस्ट का और स्मेल का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज अपन ने बात कर ली है कंप्लीट जो है एमएसएन का सिलेबस अपन ने डिस्कस कर लिया एक ही लेक्चर के अंदर। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना तो आया है बच्चों और ना ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको एग्जाम में पढ़ के जाना, इसी में सारे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अभिषेक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है बच्चों, थैंक यू।